students. My name is Benjamin Chauhan and I am biology teacher currently teaching at a Mehran Coaching Academy of Science and English Language. Dear students, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर के बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल किसे कहते हैं, यानी कि राबिता और ज़ाबिता किसे कहते हैं, ये हमारा आज का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे, वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यानी कि जो हमारा चैप्टर का नाम है, सबसे पहले तो हमें वो चीज़ समझनी है कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ये है क्या, किस चीज़ को हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इसके कौन से टाइप्स हैं या कितने टाइप्स हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सेकंड, इसके टाइप को हम कवर करेंगे। टाइप को कवर करते ही फिर हम तीसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ आएंगे, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज हार्मोन। ये हार्मोन बजाय खुद क्या होते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में क्या रोल है। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आया हार्मोन क्या अकेले एक ही हार्मोन है या इसकी भी कुछ क्लासेस है या उसके भी कुछ टाइप्स है। तो फोर्थ जो हमारा लास्ट वन टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, वो है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन से हार्मोन कौन से टाइप में आते हैं, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। इसको हमें वन बाय वन करके आज देखना है। अभी हम पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल अगर हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है, तो हमें ये पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर का जो टाइटल है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगी कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे है। हमारी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वो बनी होती है डिफरेंट ऑर्गन्स की। सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। लीवर भी है हमारे पास, किडनी भी है, स्किन भी है, लेग भी है, आर्म, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, मसल, ग्लैंड, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे ऑर्गन्स, इससे भी ज़्यादा ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और वो सारे जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आए, जिससे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाए। अब जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारी बॉडी का अगर चेंज होगा, तो हमारी बॉडी के फंक्शंस सही से काम नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकार साबित हो सकते हैं। हमारी बॉडी जो है उसका होम्योस्टेसिस बरकरार रखने के लिए जो भी हमारे अंदर चेंजेस आती है किसी भी सबब से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको डिटेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के साथ, कि हमारे अंदर जो ये चेंजिंग आई है इसको दोबारा क्या करें, कंट्रोल करें। इस चीज़ का नाम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। इसको मैं एक मिसाल से आपको बात वाज़ी करके समझाता हूँ। सपोज अगर मैं नींद में हूँ और मैं सोया हुआ हूँ और मेरी कोई फिंगर्स जो है और मेरा भाई उठाकर गर्म पानी के अंदर रख दे, तो फ़ौरन मैं अपने फिंगर वहाँ से निकाल दूंगा। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट था वो रिलैक्स था। जैसे किसी ने मेरी फिंगर गर्म पानी के अंदर डाली, तो मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आई। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ वो मेरे लिए नुकसानकार था। तो मेरे बॉडी के जो सेल है वो आपस में राब्ता करेंगे। स्किन वाले के जो सेल हैं उसने मैसेज दिया किसी और सेल को, फिर वो मैसेज देगा किसी और सेल को। जैसे मेरा बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जो आपस में ऑर्गन कनेक्टेड हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि इनका आपस में राब्ता है। एक और मिसाल देखते हैं। अगर मैं रास्ते से कहीं जा रहा हूँ और अगर मेरा पाँव जो है वो किसी कांटे के ऊपर आ जाए, तो फिर क्या होगा, मुझे पेन फील होगा। वो पेन किस तरह से फील होता है, जो मेरे स्किन है फुट की, वहाँ जो सेल लगे हुए हैं, वहाँ जो रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक आएगी। अब ब्रेन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे स्किन के साथ, जो कि हमारे फुट के पास लगी हुई है। दो आर्गन का आपस में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं।
कनेक्टेड क्यों है? ताकि जो हमारे अंदर जो चेंजेस हुई है उसको हम क्या कर पाए, उसको हम कंट्रोल कर पाए, जिससे हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हो पाए। तो अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है, तो इसका आसान अल्फाज में जवाब ये है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम उसको कहते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड हो और आपस में राब्ता करे, जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आए उनको वो डिटेक्ट करे और उसको कंट्रोल करे, उसको हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का नाम देते हैं। आई होप कि आपको पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। तो अभी हम दूसरा इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जिसको हम कहते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के कितने टाइप्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल यानी कि राबिता और ज़ाबिता हमारी पूरी बॉडी का जो होता है वो उसके दो टाइप से, दो तरह से होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि सबसे पहला जो टाइप है इसका, उसको हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए में भी ला सकते हैं। दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो टाइप है उसको हम कहते हैं नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है, अगर हम इसका रेस्पॉन्स देखें तो वो स्लोअर है, यानी कि उसका जो रेस्पॉन्स है, अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग आएगी तो उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो स्लो मैनर में होगा, फट से नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। ब्रेन जो है हमारा किडनी के साथ भी कनेक्ट है, ब्रेन जो है हमारा लिवर के साथ भी कनेक्ट है, ब्रेन अगर हमारा पैंक्रियास के साथ भी जो कनेक्ट है, तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो किस तरह से होगा। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, अगर केमिकल कंट्रोल है तो प्योरली एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से केमिकल मैसेंजर के जरिए एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करेंगे, उसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी। प्योरली केमिकल जो है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को मैसेज देगा, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सिग्नल देगा, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो प्योरली कौन से तरीके से हो रही है, केमिकल बुनियाद पर हो रही है। और ये जो केमिकल जहाँ से ये सीक्रेट होंगे, उन ऑर्गन्स का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल बनाते हैं, और वो केमिकल जब बनाएंगे तो वो एक ऑर्गन से निकलकर दूसरे ऑर्गन में जाकर अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये केमिकल जहाँ से निकल रहे हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, ये जो केमिकल निकले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ये केमिकल सिक्रेट किए हैं, इनका अगर हम रेस्पॉन्स देखें तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा, यानी कि ऐसे नहीं कि 2 मिनट के अंदर उसका रेस्पॉन्स आ जाए, 2 सेकेंड्स के अंदर उनका रेस्पॉन्स हो, ऐसे नहीं है। जब भी हमारे अंदर केमिकल चेंजेस होगी, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग होगी, तो उसके रेस्पॉन्स में इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद उसका रेस्पॉन्स आएगा। और फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो केमिकल मैसेंजर्स जो यहाँ पर हैं, जैसे कि हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट में कि केमिकल जो सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन जो है वो प्योरली केमिकल हो रही है, और केमिकल जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड में आ रहे हैं, और वो केमिकल जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हमारे बॉडी के अंदर पाए जाएंगे और रेस्पॉन्स देते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम ये बता रहे हैं, ये जो केमिकल हमारे पास है ना, जो केमिकल मैसेंजर्स ये वाले, इनको हम कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। ये तो हमारे पास ये हार्मोन्स है। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि केमिकल कंट्रोल क्या है, केमिकल कंट्रोल जो मैकेनिज्म है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा रेस्पॉन्स है अगर स्लो है तो हम क्या कहेंगे, ये केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल के अंदर जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ, प्योरली अगर वो केमिकल है तो हम क्या कहेंगे, ये केमिकल कंट्रोल है। और जो केमिकल कंट्रोल है उसके अंदर जो केमिकल सीक्रेट होंगे वो कहाँ से होंगे, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होंगे, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड में होंगे तो हमारे ब्लड के अंदर वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक पड़े रहेंगे और अपना रेस्पॉन्स देते रहेंगे। लास्ट में ये जो केमिकल्स हमारे बॉडी से आ रहे हैं, उन केमिकल को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म के ये 5 पॉइंट्स है जो हमें याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे।
अगर हम बात करें नर्वस कंट्रोल मैकेनिज्म की, तो ये भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टाइप है, मगर ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर ये इसका जो रेस्पॉन्स है वो स्लो मैनर में हो रहा है, तो इसका रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो प्योरली केमिकल है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो केमिकल तो है, मगर उसके साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी उसके साथ होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल है ना, एक ऑर्गन से निकलकर दूसरे ऑर्गन में अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक ऑर्गन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल देगा और दूसरे ऑर्गन तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जहाँ से निकल रहे हैं उनका नाम न्यूरॉन है, और ये केमिकल जहाँ से निकल रहे थे उनका नाम एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, तो 1, 2 और 3 ये हमें बात समझ में आ रही है। फोर्थ पॉइंट अगर हम इसका देखें तो इसका जो रेस्पॉन्स है न्यूरॉन्स का वो थोड़ी देर के लिए होगा। इसका जो रेस्पॉन्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जबकि इसका जो अगर हम रेस्पॉन्स देख रहे थे वो लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए था। यहाँ पर जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको हम हार्मोन्स कह रहे थे, और यहाँ पर जो केमिकल मैसेंजर है उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहेंगे। यहाँ तक हमें दो बातें समझ में आ रही है। इसका मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ और इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बात वाज़ेह समझ में आएगी। हाँ, हमारे पास क्या होता है, केमिकल कंट्रोल जो मैकेनिज्म है, अगर हम उसको समझें तो उसके अंदर क्या है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे मिसाल हैं। अगर एक छोटा बेबी है जो 2 साल का है, 10 साल के बाद उसकी साइज इंक्रीज होगी, उसका बॉडी का वेट इंक्रीज होगा, उसका मास इंक्रीज होगा, उसके ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप होंगे। तो ये जो सारा उसके अंदर जो उसके अंदर जो चेंजेस आ रही है, जो 2 साल से 10 साल का जो सफ़र वो तय कर रहा है बच्चा, तो उनके अंदर जितनी भी बॉडी की चेंजेस आ रही है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आ रही हैं, एकदम से नहीं आएगा। तो ऐसे किस्म के मैकेनिज्म को हम केमिकल कंट्रोल के ज़िम्मे में ला सकते हैं। और यहाँ अगर हम देखें, अगर कोई बंदा जा रहा है और उसके पैर में अगर कांटा लग गया, या किसी ने उसका हाथ जो है वो गर्म पानी में डाल दिया, तो उसका रेस्पॉन्स 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 साल में नहीं, बल्कि फ़ौरन उसका रेस्पॉन्स आ जाता है। ऐसे किस्म के कंट्रोल को हम नर्वस कंट्रोल कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, जिसको हम कहते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ हार्मोन। तो ये हार्मोन है क्या और ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा इसका आइडिया भी हम यहाँ पर देखते हैं, और हार्मोन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें हमें याद करनी है, स्पेशल 3 है, चौथा इसका नाम है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर्स ये जो बनते हैं उसको हम कहते हैं, उस ऑर्गन को एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी हार्मोन बनाएंगे, तो वो किस में ड्रेन करेंगे, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। उनकी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो फिर किसके जरिए होगी, वो फिर ब्लड के जरिए होगी। ब्लड जो है इन हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन की तरफ लेकर जाएगा। सपोज यहाँ पर टारगेट ऑर्गन जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन है, फिर वहां पर जाकर ये अपना स्पेसिफिक कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मिसाल से बात वाज़ेह समझ में आती है, तो एक मिसाल देखते हैं। सपोज मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन वाली मेरी कंडीशन है। मैंने सुबह से लेकर शाम तक अगर पानी नहीं पिया, या मैं फास्टिंग कंडीशन में हूँ, तो मेरे पास मेरी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। और अगर मैं उसके बावजूद मज़ीद यूरिन पास करूँ तो और भी वाटर की कमी हो सकती है मेरी बॉडी के अंदर, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल साबित होगी। इससे इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो ऑर्गन है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और किस तरह से हमारे इस फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, तो ये ज़रा देखते हैं। और इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है। कंडीशन डिहाइड्रेशन वाली है, ये जहन में रखते हुए हम एक एग्जांपल उठाते हैं। जब भी हमारी कंडीशन डिहाइड्रेशन वाली हो जाएगी तो हमारे अंदर वाटर की कमी होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशल जो है रिसेप्टर्स लगे होते हैं हमारे ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो उसके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, जो कि ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर वाटर और सॉल्यूट जो है उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन है या नहीं। अगर वाटर कम हो गया और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई
तो हाइपोथैलेमस उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे, ना सिर्फ डिटेक्ट करेंगे बल्कि एक हार्मोन भी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ADH। क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन बना रहा है तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। और बनाने के बाद वो स्टोर कहाँ करेगा, इसके नीचे एक ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके दो हिस्से, अगर मैं यूं खड़ा हूं तो मेरे सामने वाला जो हिस्सा है, अगर ये एक ग्लैंड का एक ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये ब्लू कलर वाला है, तो ये दो किस्म के अगर मेरे पास यूं आपको ग्लैंड नजर आएंगे। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पीछे जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसके ऊपर जो है वो हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम ADH है, जो कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर ये हार्मोन स्टोर होंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन तब निकलेंगे जब हाइपोथैलेमस इसको मैसेज देगा, पानी हमारी बॉडी के अंदर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट की और उसने इस इंफॉर्मेशन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो वहां से हार्मोन जो है वो रिलीज होकर डायरेक्टली कहाँ आएंगे, ब्लड में आएंगे। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि हार्मोन्स जो है वो क्या है, केमिकल मैसेजर है, और जो केमिकल मैसेजर है वो कहाँ से आएंगे, जहां से आएंगे उनको क्या कहते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस भी एंडोक्राइन ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, ये बात हमने ऊपर देखी। मगर वो गए कहाँ पर, वो गए ब्लड के अंदर। तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो ब्लड के जरिए होगी। ब्लड के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे, जहां पर वो हार्मोन जाकर अपना काम कर सकते हैं वहीं पर जाकर अपना काम करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें हमारी बॉडी यूरिन जो बनाती है, उसके जो ऑर्गन है वो कौन सा है, वो हमारे पास किडनीज है। तो किडनीज हमारे पास दो होती है और दोनों किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। हर एक किडनी के अंदर अराउंड अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कुछ किताब तो यह भी लिखते हैं कि 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनका काम होता है ब्लड को साफ करना और बेकार मादे और एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी से रिमूव करना। तो फिर क्या होगा कि ADH क्या करेगा, ADH ब्लड के जरिए टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने नेफ्रॉन बनाया है। नेफ्रॉन के पास जाकर ये नेफ्रॉन के जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर यहाँ पर ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो इन रिसेप्टर के ऊपर ये हार्मोन कंबाइन हो जाएंगे, और ये स्टार्च जो हार्मोन जब इसके साथ कंबाइन होंगे तो इनकी जो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा है वो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, वो यहाँ से निकल कर ब्लड में जाएगा। इससे फिर क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि यूरिन हम कम पास करेंगे। जब यूरिन कम पास करेंगे तो हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम है, सॉल्ट भी ले जाता था, फिर वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो रिमूव नहीं हो रहा उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मजीद नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी वजह से वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा। तो इससे क्या होगा, हम बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी है उसको थोड़ा हद तक पूरा कर सकते हैं। मजीद कैसे पूरा करेंगे, हम एक्स्ट्रा वाटर ड्रिंक करके भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमें बात समझ में आ रही है कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। अब इसको केमिकल मैसेंजर क्यों कहा हमने, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस या जो हार्मोन बना रहा था जिसको हम ADH का नाम दे रहे थे, ADH मैसेज लेकर आया है। और वो कहाँ गया मैसेज लेकर, वो नेफ्रॉन के पास। मैसेज क्या था कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है। अगर यहाँ से ADH नहीं आता तो यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता। तो ADH वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है। तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आई, वो ADH से आई। और ADH कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से। तो वहां पर ये इन्होंने अपना काम किया। तो आई होप कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज हार्मोन तो परेशान होने की बात नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, goes into the blood and reach at the target organs where it performs a specific function. आई होप आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, जो कि है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के कितने टाइप्स होते हैं। दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन की कितनी क्लासेस हैं, तो इसकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम
प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं। दूसरी टाइप या इसकी क्लास जो है वो है मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन, और इसकी जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन का पहले जो नाम था उसको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते थे, अभी हम इसको प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। ये जो हार्मोन्स है वो प्रोटीन के बने हुए हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए हैं। इनके पास जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो शॉर्ट भी हो सकती है, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन्स। इसका मतलब है ये ऐसे हार्मोन्स होंगे जिनकी जो लेंथ है, यानी कि अमीनो एसिड मिलकर जो प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो शॉर्ट होगी। ऐसे किस्म के हार्मोन्स को हम प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन तो कहते हैं, मगर उसको हम कहते हैं शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन। इसका एग्जाम्पल एडीएच और ऑक्सीटोसिन है। इनके फंक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे हमारे पास है प्रोटीन वाली कैटेगरी में लॉन्ग चेन अमीनो एसिड हार्मोन। तो ये ऐसे हार्मोन है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, फिर वो प्रोटीन जो है एज एन हार्मोन काम करेगा। इसका एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकागॉन, इंसुलिन और प्रोलैक्टिन वगैरह। तो ये हमारे पास ऐसे हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, जो प्रोटीन के बने हुए हैं या फिर पेप्टाइड चेन के बने हुए हैं। दूसरी कैटेगरी जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन। मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन, नाम से ही हमें लग रहा है कि अमीनो एसिड जो है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई है और वो एज एन हार्मोन काम कर रहे हैं। और ऐसे किस्म के हार्मोन कौन कौन से हैं? हमारे पास है थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा हमारे पास है एपिनेफ्रिन, तीसरा हमारे पास जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। इनके फंक्शन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है, क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन के अंदर, ये जो हार्मोन है इनको हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। अब ये जो स्टीरॉयड वाले जो हार्मोन है इनकी नेचर क्या है, वो किसके बने हुए हैं, वो लिपिड के बने हुए हैं, जिससे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड की। इस तरह से ये भी लिपिड के बने हुए हैं। और ये जो हार्मोन है ज़्यादातर इनमें हार्मोन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कुछ और अदर हार्मोन भी हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन भी ये एक हार्मोन है। इन सब की नेचर जो है वो लिपिड इन नेचर है, तो ये लिपिड के बने हुए हैं, तभी इसको हम स्टीरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। तो ये इनकी ये 3 क्लासेस हैं। और आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हार्मोन्स जो है वो क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये टर्म, और उससे पहले जो हमने 2 बातें पढ़ी तो वो भी आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।